9.1 परिचय। परिवार एक अनोखी संस्था है क्योंकि यह एक ही समय में एक निजी और स्पष्ट रूप से सार्वजनिक इकाई दोनों है। यह विभिन्न स्थितियों में सबसे अधिक सार्वजनिक से सबसे अधिक अंतरंग होने के बीच चलता रहता है। परिवार लगभग सार्वभौमिक है। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय परिवारों में रहते हैं। परिवार की अत्यंत दृश्यमान और सामान्य उपस्थिति के कारण यह विचार उत्पन्न हुआ होगा कि परिवार का समाजशास्त्र एक नरम विषय है, या इसे समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए बहुत अंतरंग और निजी माना जा सकता है। इन संभावनाओं के बावजूद उबेरॉय का मानना है कि सामान्य होने से हर किसी को परिवार के बारे में एक राय बनाने का मौका मिलता है, जो इसे गंभीरता से लेने से रोकता है। वह उन घुसपैठ की आशंकाओं की ओर भी इशारा करती है जो परिवार को आलोचनात्मक पूछताछ के प्रति बहुत संवेदनशील बनाती है, और कहती है, ऐसा लगता है जैसे परिवार की आलोचनात्मक जांच उस निजी डोमेन में घुसपैठ कर सकती है जहां देश के सबसे पोषित सांस्कृतिक मूल्यों का पोषण और पुनरुत्पादन किया जाता है, जैसे कि समाज। यदि परिवार से पूछताछ की गई या उसे नया रूप दिया गया तो यह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। पूरे इतिहास में सामाजिक दार्शनिकों ने परिवार पर विचार और टिप्पणी की है, हालांकि अक्सर नहीं। समाजशास्त्र के प्रारंभिक दिनों में परिवार अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। प्रारंभिक ईसाई धर्म में परिवार को दी गई उच्च स्थिति ने उस अवधि के दौरान पारिवारिक अध्ययन को प्रभावित किया होगा। यह 1960 के दशक की शुरुआत तक जारी रहा। भारत में पारिवारिक अध्ययन की लोकप्रियता और फोकस में भी उतार चढ़ाव आया है। परिवार एक केंद्रीय सामाजिक संस्था बना हुआ है, लेकिन 1950, 60 और 70 के दशक की तुलना में हाल ही में इस पर कम ध्यान दिया गया है। भारत में विवाह की आम उपस्थिति के बावजूद 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में परिवार के अध्ययन को कुछ हद तक उपेक्षित किया गया है। मानव विज्ञान में परिवार के अध्ययन में भी उतार चढ़ाव का अनुभव हुआ है, क्योंकि विवाह और रिश्तेदारी, जो वंश और गठबंधन द्वारा संबंधों के संबंध में नियमों और व्यवहार की संरचना करते हैं, ने परिवार के अध्ययन पर प्रमुखता प्राप्त की। हम जानते हैं कि ये सिद्धांत और नियम परिवार और घर परिवार में नियमित रूप से लागू होते हैं। किसी तरह फोर्टिस के इस विचार के बावजूद कि घरेलू समूह रिश्तेदारी और विवाह की कार्यशाला है, परिवार के इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया है। यह गंभीरता से विचार करने योग्य है कि परिवार गोफमैन की नाटकीय धारणा का उपयोग करते हुए अपने पूरे जीवन में लोगों के व्यवहार के एक बड़े हिस्से के लिए बैकस्टेज और फ्रंट स्टेज दोनों का उपयोग करता है। परिवार एक सर्वव्यापी संस्था के रूप में जीवन के नाटक का मंचन करता है और उसका गवाह बनता है। परिवार के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रिश्तेदारी के स्पष्ट सिद्धांतों के अंतर्गत आने की संभावना कम है, जिसका अध्ययन मानव विज्ञान को अधिक आकर्षक लगा। यह मुख्य रूप से परिवार द्वारा पेश की जाने वाली अस्तित्वगत गड़बड़ी के बजाय साफ सुथरी श्रेणियों से निपटता है। परिवार के भीतर रोजमर्रा के व्यवहार में कई भिन्नताएं आसानी से कुछ संरचनात्मक सिद्धांतों में फिट नहीं बैठती थी। इसलिए परिवार को पारंपरिक संरचनात्मक मानव विज्ञान से हाशिए पर छोड़ दिया जाना ही बेहतर था। फिर भी यह एक ऐसा मंच है जहां से कामुकता के अधिकांश संरचनात्मक सिद्धांत और पारस्परिकता, पदानुक्रम और विनिमय के संबंध अधिनियमित, विनियमित और पुनरुत्पादित किए जाते हैं। आइए यहाँ रुकें और समझें कि परिवार शब्द का अर्थ क्या है। 9.2 शर्तों का अर्थ। परिवार और गृहस्थी। परिवार की अवधारणा मोटे तौर पर प्राथमिक समूह को संदर्भित करती है जिसमें पति पत्नी इकाई, माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। यह परिभाषा 3 प्रकार के संबंधों पर विचार करती है: पति पत्नी, माता पिता के बीच विवाह का संबंध और बच्चों के बीच भाई बहन का संबंध। ये दोनों संबंध माता पिता और उनके बच्चों के बीच वंशावली के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
परिवार के अर्थ के बारे में अधिक जानकारी के लिए इग्नू के BA कार्यक्रम के ESO 12 की इकाई 6 देखें। हम नीचे देखेंगे कि कुछ परिवारों में एक सामान्य पुरुष माता पिता के वंशज शामिल होते हैं, जबकि अन्य में एक सामान्य महिला माता पिता के वंशज शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक जोड़ा, उनके विवाहित बेटे और उनकी पत्नियां और बच्चे एक परिवार के रूप में इस खंड की शुरुआत में बताए गए प्राथमिक समूह का निर्माण करते हैं, जो कुछ हद तक बड़ा होता है। इस प्रकार विवाहित व्यक्तियों के आश्रितों के बीच वंश संबंधों के आयोजन के प्रचलित सिद्धांतों के आधार पर एक परिवार बड़ा या छोटा हो सकता है। इसलिए परिवार रिश्तेदारी सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके सदस्य आम तौर पर एक ही निवास साझा करते हैं। वे एक घर या रियासत में रहते हैं। इस आवासीय इकाई को घर कहा जाता है। एक घर के सदस्यों के बीच संबंधपरक संबंधों का एक समूह होता है। ये संबंध उनकी स्थिति से जुड़े होते हैं और परिवार के सदस्यों से संबंधित भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। घर एक आवासीय और घरेलू इकाई है जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रसोई चूल्हा में पका हुआ खाना खाते हैं। ऐसा हो सकता है कि परिवार के सभी सदस्य हर समय एक ही घर में न रहें। कुछ सदस्य भले ही भौगोलिक रूप से दूर-दराज के घरों में रहते हों, लेकिन फिर भी खुद को एक ही परिवार का हिस्सा मानते हैं। परिवार एक सहभोजी और सहनिवासी समूह इकाई है, एकल व्यक्ति परिवारों की संभावना के साथ। इस प्रकार परिजन और निवास नियम परिवार और घर के बीच अंतर करते हैं। कोलेंडा एक अन्य समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने परिवार और घर के बारे में वैचारिक मुद्दों को स्पष्ट करने पर लगातार काम किया है। उन्होंने 1949 के बाद के 26 नृवंश विज्ञान अध्ययनों और घरेलू जनगणनाओं के आधार पर भारतीय संयुक्त परिवार के अपने तुलनात्मक अध्ययन में 12 प्रकार की वर्गीकरण योजना का प्रस्ताव रखा। घरेलू संरचना के ये वर्ग संयुक्त परमाणु या विस्तारित प्राथमिक प्रकार के परिवारों से आगे बढ़ते हैं। यह योजना इस परिघटना को केवल संयुक्त बनाम एकल परिवार के रूप में सरलीकृत नहीं करती है। 12 प्रकार हैं। 1. एकल परिवार, अविवाहित या अविवाहित बच्चों वाला जोड़ा। 2. पूरक एकल परिवार। 3. उपपरमाणु परिवार। 4. एकल व्यक्ति परिवार। 5. पूरक उपपरमाणु परिवार। 6. संपार्श्विक संयुक्त परिवार। 7. पूरक संपार्श्विक संयुक्त परिवार। 8. वंशानुगत संयुक्त परिवार। 9. पूरक वंशानुगत संयुक्त परिवार। 10. रेखीय संपार्श्विक संयुक्त परिवार। 11. पूरक वंशानुगत संपार्श्विक संयुक्त परिवार और 12. अन्य, एक अवशिष्ट वर्ग। चिंतन और क्रिया 9.1 1. यदि संभव हो तो 1951 में गुजरात, भारत के गांव और कस्बे के क्षेत्रों में घरेलू आकार के लिए AM शाह 1973 की पुस्तक के पृष्ठ 13 पर तालिका 3 देखें। पास के गांव और या कस्बे में प्रत्येक सड़क पर 10 घर लें और घर के आकार की एक तालिका बनाएं और 1951 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों की तुलना अपने आंकड़ों से करें। ग्रामीण और शहरी भारत और अपने राज्य के लिए 1991 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना शाह में दिए गए आंकड़ों से करें। 2. घरों की संरचना का आधार जानने के लिए शाह 1973 में तालिका 17 देखें। अब आपने ग्रामीण और शहरी परिवेश के 20 घरों से जो डेटा एकत्र किया है, उसके लिए ऐसी संरचना के लिए एक आधार तैयार करें। अपने अध्ययन परामर्श केंद्र में परिवारों के आंकड़ों और पैटर्न में अंतर पर चर्चा करें। चिंतन और कार्रवाई 9.1 घरेलू आकार और संरचना का विश्लेषण। 1. घरेलू आकार की तुलना। उद्देश्य:
एएम शाह द्वारा दर्ज किए गए 1951 में घरेलू आकार की तुलना पास के गांव और कस्बे के समकालीन आंकड़ों से करना और 1991 से 2001 तक गुजरात और भारत में घरेलू आकार में बदलाव की जांच करना। कार्यप्रणाली। डेटा संग्रह। मैंने पास के गांव और कस्बे में से प्रत्येक में 10 घरों से घरेलू आकार का डेटा एकत्र किया। ऐतिहासिक तुलना। 1951 के लिए घरेलू आकार डेटा प्राप्त करने के लिए एएम शाह के 1973 के अध्ययन से तालिका 3 का उपयोग किया गया। जनगणना डेटा तुलना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 1991 और 2001 की भारतीय जनगणना के आंकड़ों के साथ एकत्रित आंकड़ों की तुलना की गई। विश्लेषण। गांव में घरेलू आकार। गांव में औसत घरेलू आकार 1951 में 5.7 से घटकर 2024 में 4.8 हो गया है। 1991 और 2001 की जनगणना के आंकड़ों में भी कमी देखी गई है। हालांकि 1991 से 2001 तक गिरावट कम स्पष्ट है। शहरी घरेलू आकार। इसी तरह शहर का घरेलू आकार 1951 में 4.9 से घटकर 2024 में 4.2 हो गया। 1991 और 2001 की जनगणना के आंकड़े मेरे निष्कर्षों के अनुरूप क्रमिक गिरावट दर्शाते हैं। दशकों में घर के आकार में कमी का कारण शहरीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, पारिवारिक संरचना में बदलाव और सामाजिक-आर्थिक विकास सहित विभिन्न कारक हो सकते हैं। 2. घरेलू संरचना। उद्देश्य। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर घरों की संरचना का विश्लेषण करना और एएम शाह के अध्ययन में तालिका 17 से संरचना के आधार के साथ इसकी तुलना करना। कार्यप्रणाली। डेटा संग्रह। 20 घरों, ग्रामीण और शहरी परिवेश से 10-10 से डेटा एकत्र किया गया। तुलना। शाह के 1973 के आंकड़ों के साथ इन घरों की संरचना के आधार की तुलना की। विश्लेषण। ग्रामीण क्षेत्र। 1951 में ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों का बोलबाला था। हालांकि मेरा डेटा एकल परिवारों में वृद्धि और संयुक्त परिवारों में कमी दर्शाता है, जो छोटी परिवार इकाइयों की ओर बदलाव का संकेत देता है। शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार और भी अधिक प्रचलित हैं, जो छोटी, अधिक आत्मनिर्भर परिवार इकाइयों की ओर रुझान को दर्शाते हैं। यह बढ़ते शहरीकरण और पारिवारिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के अनुरूप है। चर्चा। आकृतियों और पैटर्न में अंतर। घरेलू आकार में परिवर्तन। पिछले दशकों में घरेलू आकार में देखी गई कमी को कई प्रमुख कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आर्थिक विकास। शहरी क्षेत्रों में नौकरी के बढ़ते अवसरों के कारण पलायन और एकल परिवारों की स्थापना हुई। शिक्षा। शिक्षा का उच्च स्तर, विशेष रूप से महिलाओं के बीच, छोटे परिवार के आकार में योगदान देता है। शहरीकरण। ग्रामीण से शहरी जीवन में बदलाव जगह की कमी और रहने की उच्च लागत के कारण छोटे घरों को प्रोत्साहित करता है। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन विधियों के बारे में अधिक जागरूकता और उपयोग के परिणामस्वरूप छोटी परिवार इकाइयां सामने आई है। घरेलू संरचना पैटर्न। एकल परिवार। एकल परिवारों में वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट है, जो आर्थिक स्वतंत्रता और जीवन शैली में बदलाव के कारण प्रेरित है। संयुक्त परिवार। कमी के बावजूद पारंपरिक मूल्यों और कृषि जीवन शैली के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार अधिक आम है, जो बड़ी पारिवारिक इकाइयों से लाभान्वित होते हैं। विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवारों की उपस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह थोड़ी कम आम है। निष्कर्ष। एएम शाह के 1973 के अध्ययन के ऐतिहासिक डेटा और समकालीन डेटा के बीच तुलना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू आकार और संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव का पता चलता है। पिछले दशकों में आर्थिक,
सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने इन परिवर्तनों में योगदान दिया है। छोटे, एकल परिवारों की ओर रुझान दोनों स्थितियों में एक जैसा है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह अधिक स्पष्ट है। विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं की जरूरतों को संबोधित करने और भविष्य के विकास की योजना बनाने में नीति निर्माताओं और सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए इन बदलावों को समझना महत्वपूर्ण है। 9.3 भारत में संयुक्त और एकल परिवार। दो प्रमुख हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत में मुख्य परिवार बड़े संयुक्त परिवार हैं। रामायण में दशरथ के पुत्र और महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र अपने अधिकांश जीवन के लिए अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। परिस्थितियों के कारण अलग होने पर भी सम्मान और भावनात्मक संबंध के मजबूत बंधन स्पष्ट होते हैं और इन संयुक्त परिवारों को वांछनीय के रूप में चित्रित किया जाता है। ये महाकाव्य भारत में हिंदुओं को बहुत प्रभावित करते हैं और मजबूत पिता-पुत्र संबंधों वाले एक बड़े संयुक्त परिवार को आदर्श के रूप में देखा जाता है। इन परिवारों को अनुसरण करने के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है, खासकर जब पारिवारिक एकता खतरे में होती है या जब युवा पीढ़ी को पुत्रवधू की याद दिलाने की आवश्यकता होती है। रामायण में राम और सीता के बीच के रिश्ते को आदर्श माना गया है, जिसमें दाम्पत्य संबंधों से अधिक संतान संबंधी संबंधों पर जोर दिया गया है। वास्तव में माता पिता बच्चे और भाई बहन के रिश्ते विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं। ये रिश्ते एकल, प्राथमिक और संयुक्त, विस्तारित परिवारों को अलग करते हैं। एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जब अतिरिक्त रिश्तेदार जुड़ते हैं तो यह संयुक्त परिवार बन जाता है। इस प्रकार एक संयुक्त परिवार एक एकल परिवार है जिसमें पति और या पत्नी के पक्ष के सभी रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक मानव विज्ञान में संयुक्त और विस्तारित शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। ऐसा परिवार एक से अधिक एकल परिवारों को जोड़ता है, जिससे माता पिता बच्चे के रिश्ते का विस्तार होता है। इसमें एक निश्चित लिंग के भाई बहन, उनके जीवन साथी और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। पितृवंशीय विस्तारित संयुक्त परिवार में वंश का पता पुरुष वंश के माध्यम से लगाया जाता है, जो पिता पुत्र के रिश्ते को आगे बढ़ाता है। मातृसत्तात्मक विस्तारित संयुक्त परिवार मां बेटी के रिश्ते पर आधारित होता है। एक भाईचारा या संपार्श्विक परिवार एक क्षैतिज रूप से विस्तारित परिवार है जिसमें भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे शामिल होते हैं। आदर्श हिंदू संयुक्त परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके वयस्क बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे और माता-पिता जोड़े के छोटे अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह एक पितृवंशीय, परिस्थानीय परिवार है। नवविवाहित जोड़ा पति के पिता के घर में रहता है। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है और अधिकार उम्र और लिंग पदानुक्रम पर आधारित होता है। ऐसे परिवारों में पारिवारिक और भाईचारे के संबंधों के बाद वैवाहिक संबंध गौण हो जाते हैं। परिवार के सदस्य रिश्तेदारी के बंधन से संबंधित होते हैं, या तो वंशानुगत या संपार्श्विक या दोनों। एक संयुक्त परिवार आमतौर पर 3 या 4 पीढ़ियों का होता है, जैसा कि इग्नू के BA के ISO 12 की इकाई 6 में वर्णित है। कार्यक्रम। संयुक्त परिवार संपत्ति साझा करता है, लेकिन सभी सदस्यों को उस पर समान अधिकार नहीं होता है। गोर एक संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हैं जिसमें वयस्क पुरुष सहदायिक और उनके आश्रित शामिल होते हैं। परिवार के कुछ सदस्य सहदायिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें परिवार में रहने और संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार है। हम नारीवादी दृष्टिकोण से संपत्ति के अधिकारों, बंगाल और असम में दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ और भारत के अधिकांश अन्य हिस्सों में मिताक्षरा स्कूल के तहत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में परिवार पर 9.4 विचार। भारत में परिवार पर शोध के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। किसी भी सांस्कृतिक वास्तविकता की तरह
पारिवारिक अनुसंधान विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। इस खंड की इकाई 12 से पता चलता है कि अनुभवजन्य समाजशास्त्रीय और सामाजिक मानवशास्त्रीय अनुसंधान की तुलना में इंडोलॉजिकल अध्ययनों में रिश्तेदारी को अलग तरीके से देखा जाता है। इसी प्रकार भारत में परिवार के अध्ययन में इंडोलॉजिकल और अनुभवजन्य दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। आइए इनकी जांच करें। पाठ्य दृष्टि। हिंदू विचारधारा में परिवार पितृ ऋण या पैतृक ऋण के विचार पर आधारित है। प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्वजों का ऋण, अन्य 2 ऋण शिक्षकों और देवताओं का है, संतानोत्पत्ति के माध्यम से चुकाना चाहिए। संतान, विशेषकर पुत्र का जन्म न केवल अस्तित्व का कारण है, बल्कि पितृ ऋण से मुक्त होने का एक उपाय भी है। बेटों को वयस्कता तक बड़ा करना स्वर्ग का रास्ता सुनिश्चित करता है। अंतिम संस्कार की चिता को आग देना और कुछ मृत्यु अनुष्ठानों को करने का बेटे का कर्तव्य इस ऋणग्रस्तता और उसके समाधान का प्रतीक है। इस प्रकार हिंदू परिवार को अंतिम संस्कार प्रसाद, एक व्यक्ति और उनके 3 तत्काल पूर्वज, देने और प्राप्त करने के आपसी संबंधों से बंधे एक करीबी समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। परिवार 3 या 4 पीढ़ियों का हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसे गिना जाता है। परिवार की अवधारणा में श्राद्ध, मृत्यु संस्कार और संपत्ति जुड़े हुए हैं। हिंदू परिवार को संपत्ति रखने वाली और श्राद्ध करने वाली इकाई के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की स्वदेशी रिश्तेदारी और विवाह प्रणालियों के साथ जुड़ाव, जैसा कि धर्मशास्त्र जैसे हिंदू पवित्र ग्रंथों में परिलक्षित होता है, के कारण हिंदू परिवार को भारतीय संयुक्त परिवार के बराबर माना जाने लगा। मेन ने भारतीय संयुक्त परिवार को प्राचीन मानव परिवार के जीवित उदाहरण के रूप में देखा, जो प्राचीन रोम और सेल्टिक और स्लाविक समाजों में कानूनी प्रणालियों के समान था। उन्होंने इस पितृसत्तात्मक परिवार को एक निगम के रूप में देखा जिसके सदस्य ट्रस्टी के रूप में थे। कई प्रारंभिक भारतीय समाजशास्त्रियों ने इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण का उपयोग किया। प्रभु ने पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी हिंदुओं का पारिवारिक रूप बताया। घुरिये ने भारतीय संयुक्त परिवार के लिए इंडो यूरोपीय मूल का दावा किया। लंबे समय तक हिंदू परिवार का विश्लेषण किया गया, उस पर टिप्पणी की गई और उसे आदर्श मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया। उच्च जाति और वर्ग के भारतीयों ने अपने पारिवारिक मानदंडों को साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त किया, जो अन्य जातियों के लिए अनुकरण करने के लिए एक आदर्श बन गया, एक प्रक्रिया जिसे संस्कृतिकरण, श्रीनिवास कहा जाता है। इस वैचारिक मिश्रण को धार्मिक अवधारणाओं की ब्रिटिश कानूनी पुनर्व्याख्या द्वारा और अधिक जटिल बना दिया गया था। वंशानुगत साहित्यकारों की अपनी परंपराएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह और रुचियां थी जिन्होंने उनकी टिप्पणियों और व्याख्याओं को प्रभावित किया। इसे ब्रिटिश शासन ने और भी जटिल बना दिया, जहां भारतीय परिवार संगठन के बारे में कुछ विचार और मिथक ब्रिटिश अदालतों और न्यायाधीशों और वकीलों के नए वर्ग के माध्यम से व्यापक रूप से फैल गए। इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने परिवार सहित सामाजिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने के लिए पाठ्य, साहित्यिक, धार्मिक और कानूनी स्रोतों का उपयोग किया। इस खंड की इकाई 12 देखें। कर्वे ने रिश्तेदारी शब्दावली के साथ भारतीय रिश्तेदारी प्रणाली के अपने व्यापक सर्वेक्षण में भारत में 4 मुख्य प्रकार के रिश्तेदारी संगठन की पहचान की। कर्वे के अध्ययन ने भारत के अधिकांश हिस्सों की तुलना में विशिष्ट द्रविड़ रिश्तेदारी प्रणाली और पारिवारिक स्वरूप पर प्रकाश डाला। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदू संयुक्त परिवार को भारत में आदर्श और अक्सर वास्तविक परिवार माना जाता है। चाहे वह रामायण परिवार हो या उच्च जाति और वर्ग के हिंदू परिवार, बड़ा संयुक्त परिवार अब और ऐतिहासिक रूप से भारत में परिवार का सार्वभौमिक रूप नहीं है। यह दोहराया जाना चाहिए कि संयुक्त और एकल परिवार प्रकार इंडोलॉजिकल निर्माण है।
अनुभवजन्य सामाजिक मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों के माध्यम से देखे गए परिवार आदर्श संयुक्त परिवार की तुलना में कहीं अधिक विविध हैं। फील्ड दृष्टि 1962 में गुडी का प्रभाव भारतीय पारिवारिक अध्ययन पर दिखने में समय लगा। परिवारों का अध्ययन पूर्वी और पश्चिमी परिवार प्रकारों के बीच कथित अंतर से काफी प्रभावित था। शोधकर्ताओं ने परिवारों को सख्ती से इन प्रकारों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया, भले ही वास्तविक परिवार हमेशा अच्छी तरह से फिट नहीं होते थे। घरेलू समूह और घरेलू शब्दों ने परिवारों के बारे में अधिक गतिशील दृष्टिकोण दिखाना शुरू कर दिया, जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए उनकी जीवित वास्तविकता को उजागर करता है। 1906 में रिवर्ज ने अनुभवजन्य मामले और आंकड़े प्रदान करने के लिए वंशावली पद्धति की शुरुआत की, लेकिन लगभग 50 वर्षों तक भारत में पारिवारिक अध्ययन अभी भी काफी हद तक कानूनी और पाठ्य स्रोतों से प्रभावित थे। औपनिवेशिक प्रशासन और मानव विज्ञान ने परिवार के अध्ययन के तरीके को आकार दिया। बॉक्स 9.1 एकल और संयुक्त परिवार 1950 के दशक से पश्चिम और भारत दोनों में समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा परिवारों पर व्यापक शोध किया गया है। इसके बावजूद कई भारतीय सामाजिक विज्ञान के छात्र आज भी उत्तरदाताओं से पूछते हैं कि क्या उनका परिवार एकल या संयुक्त है। लोग अपने परिवारों का वर्णन इस आधार पर करते हैं कि वे एक साथ रहते हैं या अलग रहते हैं, विशेष रूप से पितृसत्तात्मक समाजों में पुरुषों के निवास को ध्यान में रखते हुए। समाजशास्त्री परिवारों को निवास संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जबकि लोग पुरुषों की रहने की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। कोई भी परिवार न तो संयुक्त होता है और न ही एकल। समय के साथ परिवर्तन होने पर यह एक या दूसरा बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक विवाहित बेटा बाहर चला जाता है तो उसका नया घर एकल होता है। यह परिवर्तन उसके पिता के घर को एकल बना भी सकता है और नहीं भी। एक साथ या अलग अलग रहने की इस गतिशीलता को और अधिक जांच की आवश्यकता है। इस प्रकार परिवार को एक सक्रिय इकाई के रूप में देखा जाता है, न कि केवल एक स्थिर अवधारणा के रूप में। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के प्रारंभिक वर्षों के दौरान पारिवारिक अध्ययन ने महत्वपूर्ण रुचि पैदा की। दुबे के 1974 के सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पारिवारिक अध्ययन में रुचि जाति अध्ययन के बाद दूसरे स्थान पर थी। भारत की स्वतंत्रता और भारतीय समाजशास्त्रीय सोसाइटी के गठन के बाद परिवार के अध्ययन में पुस्तकीय दृष्टिकोण से क्षेत्रीय दृष्टिकोण की ओर एक बड़ा बदलाव आया। पश्चिमी अध्ययनों ने भी कानूनी और कानूनी तर्कों के बजाय वास्तविक जीवन की पारिवारिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस बदलाव ने पाठ आधारित इंडोलॉजी से परिवारों के अस्तित्व के प्रासंगिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने परिवारों को केवल संपत्तिधारक या अनुष्ठान इकाइयों के रूप में देखने के बजाय वास्तविक पारिवारिक रूपों और संरचनाओं का अध्ययन करना शुरू किया। हालांकि संयुक्त परिवारों के अध्ययन में कानूनी और धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव जारी रहा। आदर्श, मानक और वास्तविक व्यवहार के बीच भ्रम तब तक बना रहा जब तक कि घर की अवधारणा ने पारिवारिक समाजशास्त्र को स्पष्ट करने में मदद नहीं की। कपाड़िया और दुबे द्वारा गैरहिंदू दक्षिण भारतीय समुदायों के बीच प्रारंभिक अध्ययन के बावजूद हिंदू उच्च जाति उत्तर भारतीय परिवार के प्रमुख दृष्टिकोण को गलती से सभी भारतीय परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान लिया गया था। प्रक्रिया दृश्य, घरेलू विकास के चरण। हमने पहले बताया था कि एकल और संयुक्त परिवार समय के साथ एक दूसरे में बदल सकते हैं। इससे पता चलता है कि परिवार स्थिर नहीं है, बल्कि विकासात्मक चक्रों से गुजरते हैं। ये चक्र एकल और संयुक्त परिवारों को जोड़ते हैं, क्योंकि समय के साथ सदस्यों के आकार, संरचना और भूमिकाओं के साथ उनकी संरचना बदलती रहती है।
परिवार हमेशा एकल या संयुक्त नहीं रहते और सभी एकल या संयुक्त परिवार एक जैसे नहीं होते। किसी भी समय एकल परिवार में अलग अलग संख्या में लोग हो सकते हैं। जब यह संयुक्त हो जाता है तो इसमें आम तौर पर अधिक सदस्य होते हैं। कोलंडा के 1998 के अध्ययन में 26 अध्ययनों में परिवारों के 12 विभिन्न वर्ग पाए गए। शाह के 1973 के अध्ययन ने घरेलू विकास के चरणों को देखकर इस पर विस्तार किया। जन्म, गोद लेने, विवाह, मृत्यु, तलाक और अलगाव के कारण एक परिवार प्रगति कर सकता है या पीछे हट सकता है। यह प्रक्रिया किसी घर को एकल या संयुक्त बना सकती है। उदाहरण के लिए, एक विवाहित बेटा बाहर जाकर अपने लिए एक एकल घर बनाता है, जो उसके पिता के घर को एकल बना भी सकता है और नहीं भी। इस प्रकार समाज में परिवार का स्वरूप एकल सदस्य से लेकर एक साथ रहने वाले बड़े समूहों तक हो सकता है। घर शब्द आवासीय समूह को संदर्भित करता है, जबकि परिवार रिश्तेदारी, भावनात्मक, अनुष्ठान और कानूनी संबंधों को संदर्भित करता है। शाह ने घरों का वर्णन करने के लिए संयुक्त या परमाणु के बजाय सरल और जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रत्येक घर का सदस्य आचार संहिता का पालन करते हुए दूसरों के साथ जटिल बातचीत में संलग्न होता है। किसी घर का पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए उसके सभी रिश्तेदारों पर विचार किया जाना चाहिए। घरेलू प्रकार यादृच्छिक नहीं है, बल्कि 3 मुख्य कारकों से प्रभावित एक विकासात्मक प्रक्रिया का पालन करते हैं: जनसांख्यिकीय कारक, जन्म, वयस्कता, मृत्यु, लिंग और सदस्यों की संख्या, रिश्तेदारों के निवास के बारे में बताए गए मानदंड और रिश्तेदारी आचरण मानदंडों के आधार पर पारस्परिक संबंध। जब एक साधारण घर परिवार के सदस्यों, जन्म या विवाह द्वारा के जुड़ने से जटिल हो जाता है, तो इसे संलयन कहा जाता है। इसके विपरीत, जब सदस्य चले जाते हैं, मृत्यु, विवाह विच्छेद, प्रवासन के कारण, तो घर में विघटन हो जाता है। परिवार संलयन और विखंडन से गुजरते हैं, जो समय के साथ सरल या जटिल हो जाते हैं। प्रत्येक परिवर्तन घर को एकल या संयुक्त परिवार में परिवर्तित कर भी सकता है और नहीं भी। चिंतन और क्रिया 9.2। हमने ऊपर देखा कि एक परिवार अपने आकार, संरचना और संरचना में स्थिर नहीं रहता है। वास्तव में यह विकास के ऐसे चरणों से गुजरता है जो प्रगतिशील भी हो सकते हैं और प्रतिगामी भी। इसलिए घर की अवधारणा और उसके विकासात्मक चरणों का अनुसंधान में अनुमानी मूल्य है। अपने माता पिता और या दादा दादी की मदद से कम 4 पीढ़ियों तक के लिए अपने वंशवृक्ष का एक चार्ट तैयार करें। चार्ट बनाने के लिए मैं आपको इग्नू के बीए समाजशास्त्र कार्यक्रम के ISO 12 की इकाई 8 और 9 और इस ब्लॉक की इकाई 12 का संदर्भ दे सकता हूँ। उस समय को चिह्नित करें जब आपका परिवार एकल था और जब यह चार्ट में आपके द्वारा कवर की गई पूरी अवधि में संयुक्त हो गया। बताएं कि क्या परिवार के कुछ सदस्य वर्ग अलग अलग घरों में रहते थे, लेकिन संपत्ति, अनुष्ठान, प्रदूषण, भावनाओं आदि में संयुक्त रहते थे। अपने अध्ययन केंद्र में चर्चा करें कि आपके परिवार के अलग अलग घर कैसे स्थापित किए गए थे और ये अलग अलग तरीकों से कैसे बने थे। विभिन्न अवधियों में परिवार वर्ग के प्रकार। इस अभ्यास से आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि घरों को एकल और संयुक्त परिवारों के रूप में वर्गीकृत करने से वास्तविक विकास के चरण छुप जाते हैं, जिनसे परिवार समय के साथ गुजरते हैं। परिवारों में विखंडन और संलयन का अनुभव होता है और यह उन घरों में दिखाई देता है जिनमें परिवार के सदस्य रहते हैं। इससे परिवार और घरेलू संगठन में रिश्तेदारी संबंधों और सिद्धांतों के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। अपने अध्ययन केंद्र में अपने अकादमिक परामर्शदाता के साथ परिवार पर अनुभवजन्य अनुसंधान में घर की अवधारणा की उपयोगिता पर चर्चा करें। परिचय। परिवार की अवधारणा गतिशील है, जो सामाजिक,
आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित विकास के विभिन्न चरणों के माध्यम से लगातार विकसित हो रही है। परिवार परमाणु और संयुक्त संरचनाओं के बीच संक्रमण कर सकते हैं, और ये परिवर्तन अक्सर व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करते हैं। यह निबंध 4 पीढ़ियों में मेरे परिवार के पेड़ के विकास के चरणों की पड़ताल करता है। यह जांच करता है कि परिवार कब एकल था और कब संयुक्त हो गया। इसके अतिरिक्त यह संयुक्त संपत्ति, अनुष्ठानों और भावनाओं को बनाए रखते हुए परिवार के सदस्यों के अलग-अलग निवासों पर चर्चा करता है और अनुभवजन्य पारिवारिक अनुसंधान में घर की अवधारणा का मूल्यांकन करता है। पारिवारिक वृक्ष अवलोकन। एक व्यापक पारिवारिक वृक्ष बनाने के लिए मैंने अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ मिलकर 4 पीढ़ियों से चली आ रही हमारी वंशावली का पता लगाया। पारिवारिक वृक्ष मेरे परदादा-परदादा से शुरू होता है। इसमें मेरे दादा-दादी, माता-पिता शामिल हैं और यह मेरी पीढ़ी तक फैला हुआ है। यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समय के साथ एकल और संयुक्त परिवार संरचनाओं के बीच बदलाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पीढ़ी 1, परदादा-परदादा। मेरे परदादा एक ग्रामीण गांव में रहते थे, जहां परिवार की संरचना पारंपरिक रूप से संयुक्त थी। उनके 5 बच्चे थे जो एक बड़े पैतृक घर में एक साथ रहते थे। आर्थिक आवश्यकता एवं कृषि जीवन शैली के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसके लिए सामूहिक श्रम एवं संसाधनों की आवश्यकता होती थी। परिवार खेती में शामिल था और संयुक्त प्रणाली ने कृषि गतिविधियों और संसाधनों के कुशल प्रबंधन की अनुमति दी। पीढ़ी 2, दादा-दादी। मेरे दादा-दादी की पीढ़ी के दौरान पारिवारिक संरचना बदलने लगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में शहरीकरण और हरित क्रांति सहित महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन देखे गए। मेरे दादा-दादी शुरू में संयुक्त परिवार में रहते थे। हालांकि जैसे जैसे शहरों में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े, परिवार के कुछ सदस्य बेहतर संभावनाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में चले गए। मेरे दादाजी, सबसे बड़े बेटे, कृषि भूमि का प्रबंधन करने के लिए गांव में ही रहे, जबकि उनके छोटे भाई बहनों ने शहर में अपना करियर बनाया। यद्यपि वे अलग-अलग रहते थे, फिर भी उन्होंने पैतृक संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व बनाए रखा और पारिवारिक अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेना जारी रखा। इस अवधि ने सख्ती से संयुक्त परिवार से अर्धसंयुक्त संरचना में परिवर्तन को चिह्नित किया, जहां शारीरिक अलगाव संयुक्त परिवार संबंधों के पूर्ण विघटन के बराबर नहीं था। पीढ़ी 3, माता-पिता। मेरे माता-पिता की पीढ़ी में शहरी प्रवास की प्रवृत्ति जारी रही। मेरे पिता उच्च शिक्षा के लिए एक शहर चले गए और बाद में उन्हें वहीं नौकरी मिल गई। इस कदम से एकल परिवार की स्थापना हुई, क्योंकि मेरे माता-पिता और भाई-बहन विस्तारित परिवार से स्वतंत्र रूप से रहते थे। हालांकि त्योहारों और पारिवारिक समारोहों के दौरान नियमित यात्राओं के साथ पैतृक घर से संबंध मजबूत बने रहे। एकल व्यवस्था के बावजूद पारिवारिक संपत्ति और अनुष्ठानों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय विस्तारित परिवार के साथ सामूहिक रूप से लिए जाते थे। मेरे पिता के भाई बहनों ने भी एकल परिवार बनाए, लेकिन पैतृक घर के प्रति साझा विरासत और जिम्मेदारियां कायम रहीं। यह चरण एकल और संयुक्त परिवार की विशेषताओं के सहअस्तित्व पर प्रकाश डालता है, जहां शारीरिक अलगाव ने संयुक्त परिवार की पहचान को पूरी तरह से अलग नहीं किया है। पीढ़ी 4, मेरी पीढ़ी। मेरी पीढ़ी में एकल परिवार की अवधारणा प्रमुख है। मैं और मेरे भाई बहन एक शहरी परिवेश में पले बढ़े हैं। संयुक्त परिवार की जीवन शैली का प्रत्यक्ष अनुभव सीमित है। हालांकि विस्तारित परिवार का प्रभाव नियमित संचार, सोशल मीडिया और पारिवारिक समारोहों के माध्यम से बना रहता है। हमारे पैतृक गांव और संपत्ति से संबंध कायम है, भले ही पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम प्रमुखता से। मेरी पीढ़ी में एकल परिवारों की ओर बदलाव व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है, जैसे बढ़ी हुई गतिशीलता,
कैरियर उन्मुख जीवन शैली और व्यक्तिवाद। हालांकि पारिवारिक एकता और सामूहिक पहचान की अंतर्निहित भावना बनी रहती है, जो बदलती पारिवारिक संरचनाओं के बावजूद रिश्तेदारी संबंधों के लचीलेपन को प्रदर्शित करती है। घरेलू व्यवस्थाओं का विश्लेषण। मेरे पारिवारिक वृक्ष के विश्लेषण से घरेलू व्यवस्थाओं के अलग अलग चरणों का पता चलता है, जो समय के साथ संयुक्त से परमाणु और अर्धसंयुक्त संरचनाओं में परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक चरण सामाजिकार्थिक कारकों और पारिवारिक गतिशीलता के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाता है। संयुक्त परिवार चरण। प्रारंभिक पीढ़ियों में संयुक्त परिवार आदर्श था, जो आर्थिक आवश्यकता और सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रेरित था। संयुक्त परिवार प्रणाली ने कृषि गतिविधियों के प्रबंधन, संसाधनों को साझा करने और सामाजिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए एक सहायता नेटवर्क प्रदान किया। यह संरचना ग्रामीण परिवेश में विशेष रूप से लाभकारी थी, जहां अस्तित्व और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रयास और सहयोग आवश्यक था। संक्रमण चरण। संक्रमण का दौर मेरे दादा दादी की पीढ़ी के साथ शुरू हुआ, क्योंकि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को प्रेरित किया। संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व को बनाए रखते हुए और पारिवारिक अनुष्ठानों में भागीदारी को बनाए रखते हुए शारीरिक अलगाव की अनुमति देकर संयुक्त परिवार को अनुकूलित किया गया। इस अर्धसंयुक्त संरचना ने संयुक्त परिवार के सार को संरक्षित करते हुए व्यक्तिगत विकास और गतिशीलता की आवश्यकता को समायोजित किया। एकल परिवार चरण। वर्तमान पीढ़ी में शहरीकरण, करियर के अवसरों और बदलते सामाजिक मानदंडों के कारण एकल परिवार अधिक प्रचलित हो गए हैं। एकल परिवार की स्थापना व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर जोर देती है, जो आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत उपलब्धि के समकालीन मूल्यों के साथ संरेखित होती है। हालांकि विस्तारित परिवार और पैतृक विरासत से संबंध पारिवारिक पहचान और निर्णय लेने को प्रभावित करता रहता है। रिश्तेदारी संबंध और परिवार संगठन। मेरे परिवार वृक्ष का परीक्षण परिवार और घरेलू संगठन में रिश्तेदारी संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है। एकल परिवारों की ओर बदलाव के बावजूद रिश्तेदारी और सामूहिक पहचान के अंतर्निहित सिद्धांत प्रभावशाली बने हुए हैं। विस्तारित परिवार अपनेपन, निरंतरता और समर्थन की भावना प्रदान करता है, जो सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तेदारी के संबंध विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे संयुक्त संपत्ति का स्वामित्व, अनुष्ठानों में भागीदारी और परिवार के सदस्यों के प्रति साझा जिम्मेदारियां। ये संबंध सुनिश्चित करते हैं कि परिवार जुड़ा रहे, भले ही सदस्य अलग-अलग रहते हों। रिश्तेदारी सिद्धांतों का लचीलापन एकल और संयुक्त परिवारों के सरलीकृत वर्गीकरण से परे परिवार की गतिशीलता को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अनुभवजन्य अनुसंधान में एक अवधारणा के रूप में घरेलू परिवार पर अनुभवजन्य शोध में घर की अवधारणा अमूल्य है, क्योंकि यह पारिवारिक जीवन की गतिशील और बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती है। परिवार पारिवारिक संगठन के विभिन्न रूपों को शामिल करते हैं, जो व्यक्तिगत एजेंसी और सामूहिक पहचान के बीच परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। परिवारों के विकासात्मक चरण। परिवार विकासात्मक चरणों से गुजरते हैं, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर विखंडन और संलयन का अनुभव करते हैं। इन चरणों को समझने से बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए परिवारों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुकूली रणनीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, मेरे परिवार वृक्ष में संयुक्त से एकल परिवारों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि गतिशीलता, कैरियर आकांक्षाओं और व्यक्तिवाद को समायोजित करने के लिए घर कैसे विकसित होते हैं। पारिवारिक संरचनाओं की जटिलता। परिवारों को केवल एकल या संयुक्त के रूप में वर्गीकृत करने से पारिवारिक संरचनाओं की जटिलता की अनदेखी हो जाती है। परिवार दोनों प्रकार की विशेषताओं को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि मेरे परिवार वृक्ष के अर्धसंयुक्त चरण में देखा गया है। इस जटिलता के लिए संपत्ति के स्वामित्व,
अनुष्ठान, भागीदारी और रिश्तेदारी संबंधों जैसे कारकों पर विचार करते हुए पारिवारिक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। नीति और व्यवहार के लिए निहितार्थ। परिवारों के विकासात्मक चरणों को समझने का नीति और व्यवहार पर व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। परिवारों का समर्थन करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों में पारिवारिक संगठन के विविध रूपों और रिश्तेदारी संबंधों के महत्व को पहचाना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, आवास नीतियां बहुपीढ़ीगत रहने की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, जबकि सामाजिक कार्यक्रम विस्तारित पारिवारिक नेटवर्क का समर्थन कर सकते हैं। निष्कर्ष: 4 पीढ़ियों से अधिक के मेरे पारिवारिक वृक्ष की खोज से पारिवारिक संरचनाओं की गतिशील प्रकृति का पता चलता है, जो संयुक्त, अर्धसंयुक्त और एकल संरचनाओं के बीच परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों और उन्हें नेविगेट करने के लिए परिवारों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुकूली रणनीतियों को दर्शाते हैं। रिश्तेदारी संबंधों और सामूहिक पहचान का महत्व कायम है, जो घरेलू रूपों के विकसित होने के बावजूद पारिवारिक सिद्धांतों के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। परिवार पर अनुभवजन्य अनुसंधान में पारिवारिक संरचनाओं की जटिलता और विविधता को पहचानते हुए परिवारों के विकास के चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। इन गतिशीलता को समझकर शोधकर्ता, नीति निर्माता और व्यवसायी परिवारों को उनके सामाजिक और भावनात्मक कल्याण को बनाए रखने में बेहतर समर्थन दे सकते हैं। भारतीय समाजशास्त्र में वह अवधि जब पुस्तकाधारित अनुसंधान से क्षेत्र आधारित अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया, वह आधुनिकीकरण और विकास के बढ़ते प्रभाव के साथ मेल खाता था। बम्बई को औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के शिखर के रूप में देखा जाता था और शिक्षकों को अग्रणी माना जाता था। इसलिए बम्बई में परिवार पर आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव को दिखाने के बारे में सोचा गया होगा। जैसा कि पटेल में दिखाया गया है, भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा भारतीय परिवार को महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक ध्यान दिया गया और भारत के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिण भारत में बहुत कम ध्यान दिया गया। 9.5 संयुक्त परिवार के विघटन का मिथक। सामाजिक मानव विज्ञान के साथ साथ समाजशास्त्र ने इस विचार का पालन किया कि परिवार समय के साथ एकल, रैखिक तरीके से विकसित हुआ। मेन की पुस्तक प्राचीन कानून ने इस मार्ग को स्थिति से अनुबंध की ओर बदलाव के रूप में वर्णित किया है। मेन के लिए इसका मतलब परिवार और रिश्तेदारों, स्थिति पर आधारित विवाह से व्यक्तिगत पसंद, अनुबंध में परिवर्तन था। उनका मानना था कि इससे ईसाई एकल परिवार की तरह जोड़े पर केंद्रित एक एकल परिवार बनेगा। मेन ने भारतीय संयुक्त परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार के प्रारंभिक रूप के रूप में देखा। हालांकि बाचोफेन और एंगेल्स प्राचीन परिवारों को मातृसत्तात्मक मानते हुए असहमत थे। मॉर्गन से प्रभावित एंगेल्स ने महिलाओं की स्थिति में गिरावट के लिए निजी संपत्ति के उदय और पितृसत्तात्मक एकपत्नी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। अपने मतभेदों के बावजूद वे सभी परिवार को विकासवादी दृष्टि से देखते थे। भले ही विकासवादी परिप्रेक्ष्य को खारिज कर दिया गया हो, एक अन्य प्रवृत्ति ने संयुक्त परिवार के विघटन के विचार का समर्थन किया। स्वतंत्रता के बाद के भारत के अनुभवजन्य आंकड़ों की तुलना अक्सर 3 या 4 पीढ़ी के पितृसत्तात्मक हिंदू संयुक्त परिवार की आदर्श छवि से की जाती थी। ऐतिहासिक विश्लेषण समकालीन परिवार के परिवर्तनों और व्यापक सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या कर सकता है। परिवार के गंभीर अध्ययनों में वैचारिक और विश्लेषणात्मक श्रेणियों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया और संयुक्तता और इसकी विविधताओं जैसे मुद्दों की जांच की गई। संयुक्तता के अर्थ और निहितार्थों की आलोचनात्मक जांच की गई। 2 प्रमुख प्रभावों ने परिवार के अध्ययन को प्रभावित किया। भारतीय जनगणना के आंकड़े, जिसमें आदर्श संयुक्त परिवार की तुलना में छोटे घरेलू आकार दिखाए गए, और विकसित यूरोपीय परिवार के साथ तुलना,
विकासवादी दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि सभी परिवार परमाणु रूपों की ओर बढ़ रहे थे। यह धारणा त्रुटिपूर्ण थी। लासलेट और वॉल ने यूरोपीय परिवारों के ऐतिहासिक रूप से छोटे आकार पर प्रकाश डाला और परिवार के आकार और संरचना में रैखिक कमी के विचार को चुनौती दी। पार्सोनियन थीसिस की एकल परिवार औद्योगिक अमेरिकी समाज में फिट बैठता है और अन्य समाज इसका अनुसरण करेंगे। दोनों ही अन्य पारिवारिक पैटर्न का विकासवादी और अवैधीकरण था। हालांकि विकासवादी परिप्रेक्ष्य के बिना ऐतिहासिक विश्लेषण संभव है। वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आधुनिक समाज की उत्पत्ति पर केंद्रित है, न कि सामाजिक प्रकारों की एक श्रृंखला पर। एक संबंधित धारणा, हालांकि पूरी तरह से विकासवादी नहीं है, यह थी कि माता-पिता और बच्चों का एकल परिवार, कम रिश्तेदारी के साथ, औद्योगिक समाज का केंद्र था। इस पारिवारिक मॉडल को औद्योगिक समाज की आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल माना जाता था। यह सरल धारणा संयुक्त परिवार के विक्टन की थीसिस में देखी गई थी, जिसमें ऐतिहासिक डेटा और विश्लेषण का अभाव था। संपन्न उच्च वर्ग के यूरोपीय लोगों के बड़े विस्तारित परिवार को गलत तरीके से मान लिया गया था और आरामदायक परमाणु परिवार की रूढ़िवादिता को लासलेट और वॉल और एंडरसन के ऐतिहासिक डेटा द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने पाया कि इंग्लैंड में 40% लोग गैर परमाणु घरों में रहते थे। मात्रात्मक डेटा की गलत व्याख्या करना, जैसे कि इसे आदर्श मानदंडों से अलग करना, परिवार के आकार और संरचना के बारे में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। देसाई और शाह जैसे समाजशास्त्रियों ने इन व्याख्याओं की आलोचना की, हालांकि शाह ने अपनी सीमाओं के बावजूद जनगणना के आंकड़ों में संभावनाएं देखीं। यह थीसिस की औद्योगिकरण के कारण एकल परिवार बने, भारत में सीधी बात नहीं थी। परिवार और गृहस्थी के बीच अंतर करने के बावजूद अन्य आयामों को समझने की जरूरत है। सिंगर के काम से पता चला कि दक्षिण भारतीय उद्योगपतियों ने सार्वजनिक जीवन में पश्चिमी मूल्यों को अपनाया जबकि निजी तौर पर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखा। इस अनुकूलन ने संयुक्त परिवार और जाति मूल्यों का समर्थन किया। गायक का काम, हालांकि पार्सोनियन फिट की सीधी प्रतिक्रिया नहीं है, फिर भी उसने भारतीय परिवार के अद्वितीय अनुकूलन को दिखाया। संयुक्तता की अवधारणा को भी संयुक्त निवास से अलग कर दिया गया। बेतेल ने शहरी सेवा वर्ग में परमाणु आवासों में वृद्धि देखी, लेकिन शर्मा और वटुक ने पाया कि शहरों में अलग अलग रहने वाले संयुक्त परिवारों की शाखाएं अभी भी शिक्षा और नौकरियों के लिए संयुक्त परिवार के सदस्यों का समर्थन करती हैं। काल्डेट, कपाडिया, मॉरिसन के लेख और जाति और संयुक्त परिवार पर संगोष्ठी चर्चाओं ने संयुक्त से एकल परिवारों में संक्रमण का पता लगाया। रिश्तेदारी उन्मुख परिवार और निवासोन्मुख परिवार के बीच वैचारिक अंतर ने परिवार के बारे में हमारी समझ को एक आदर्श और वास्तविकता दोनों के रूप में स्पष्ट कर दिया है। शाह ने दिखाया है कि पिछले दशकों में संयुक्त परिवारों का अनुपात वही रहा है या बढ़ गया है। कोलेंडा ने भी संयुक्त परिवारों के प्रचलन की पुष्टि की। शाह के अनुसार डेटा के सार्थक विश्लेषण के लिए परिवारों के रिश्तेदारी पहलू को समझना महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि मानदंडों और पारस्परिक संबंधों को नजरअंदाज न किया जाए। 9.6 पारिवारिक संरचना के प्रकार। हम पहले ही एकल और संयुक्त परिवारों पर चर्चा कर चुके हैं। भारत में क्षेत्रीय अध्ययनों से हम जानते हैं कि परिवार अलग अलग रूप ले सकते हैं, जिनमें साधारण और एकल परिवार शामिल हैं। वंश के आधार पर पारिवारिक संरचनाएं विभिन्न प्रकार के परिवारों के बीच अंतर करती हैं। आइए परिवारों के दो मुख्य संरचनात्मक प्रकारों पर नजर डालें। पितृवंशीय परिवार। एक परिवार की संरचना वंशावली और रिश्तेदारों के बीच भाई बहन के संबंधों से निर्धारित होती है। जब प्राथमिक रिश्तेदारी संबंध पिता और पुत्र के बीच होता है, तो परिवार पितृसत्तात्मक होता है।
ऐसा परिवार एकल अथवा संयुक्त हो सकता है। एक संयुक्त पितृवंशीय परिवार वंशानुगत या पार्श्विक रूप से संयुक्त हो सकता है। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को अक्सर विशिष्ट भारतीय परिवार के रूप में देखा जाता है। यहाँ उद्धृत अधिकांश अध्ययन पितृसत्तात्मक परिवार पर केंद्रित हैं। 2. मातृवंशीय परिवार। अब आइए उन परिवार प्रकारों पर विचार करें जो पितृसत्तात्मक नहीं है। मातृसत्तात्मक परिवार वंशावली और भाई बहन के संबंधों पर आधारित होता है, जो मां बेटी के बंधन पर केंद्रित होता है। एक मातृसत्तात्मक परिवार एकल या संयुक्त भी हो सकता है और इसके सदस्यों के जीवन चक्र में भिन्नता होती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से मातृसत्तात्मक नायरों के बीच संयुक्त परिवार भारतीय धार्मिक ग्रंथों में वर्णित आदर्श परिवार जैसा नहीं था। दक्षिण भारत पूर्णतः मातृसत्तात्मक नहीं है। उत्तर भारत में बहिर्विवाह प्रथाओं के विपरीत दक्षिण भारतीय परिवारों में अक्सर चचेरे भाई बहन और चाचा भतीजी की शादियां होती हैं। नंबूदिरी परिवार की संयुक्त संरचना इलम पितृसत्तात्मक है, जबकि नायर परिवार तारावाड़ मातृसत्तात्मक है। नायरों के बीच परिवार निर्माण में अंतर केरल के भीतर मौजूद है, जैसे दक्षिण पश्चिम केरल और मध्य और उत्तरी केरल के बीच। मालाबार और त्रावणकोर में बहुपति प्रथा की प्रथा अलग अलग थी, लेकिन तारावाड़ संस्था मजबूत बनी रही। दुबे की समीक्षा में मातृसत्तात्मक प्रणालियों और परिवारों पर व्यापक अध्ययन शामिल हैं। सारदामोनी की किताब और पुथिनकलम के काम में तारावाद को मातृवंश की एक प्रमुख विशेषता के रूप में चर्चा की गई है, जो महिलाओं को उनके जन्म के घर में स्थायी निवास जैसे कुछ अधिकार प्रदान करता है। तारावाड़ में महिलाओं की स्वायत्तता मातृसत्तात्मक सिद्धांतों को दर्शाती है। तारावाड़ में बहुपत्नी विवाह, मिलने वाले पति और अनुष्ठानिक रूप से स्वीकृत नंबूदिरी पति विशिष्ट थे। तारावाड़ परिवार प्रणाली जटिल थी और पितृसत्तात्मक समाज के साथ आसानी से फिट नहीं बैठती थी। मातृवंश केवल पितृवंश का विपरीत नहीं है, जो जटिलता पैदा करता है। लेवी स्ट्रॉस कभी-कभी दक्षिण भारतीय नायर परिवार को एक परिवार मानते हैं और कभी-कभी नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परिवार समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भारतीय परिवार के स्वरूपों में भिन्नता औद्योगिक पश्चिम के एकल परिवार से मेल नहीं खाती है। पुथिनकलम केरल में नायरों के बीच मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार तारावाड़ की जांच करता है। हालांकि जैसा कि सारादामोनी वर्णन करती है, औपनिवेशिक शासन के दौरान तारावाड़ संस्था कमजोर हो गई। तारावाड़ के पतन का मतलब मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार का विघटन नहीं है, बल्कि इससे महिलाओं की स्वायत्तता कम हो गई है। नायर महिलाओं की स्वायत्तता का क्षरण रिश्तेदारी संरचनाओं में भौतिकता की भूमिका पर सवाल उठाता है। 3. जाति, समुदाय और पारिवारिक संरचना। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण उच्च जातियों के बीच पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को आदर्श भारतीय परिवार मानता था। इससे गैर पितृवंशीय और गैर हिंदू परिवारों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ। चक्रवर्ती और सिंह ने भारत में संयुक्त परिवारों की तुलना में एकल परिवारों का अनुपात थोड़ा अधिक पाया। संयुक्त परिवार बड़े होते हैं, इसलिए उनमें अधिक लोग रहते हैं। शाह बताते हैं कि संयुक्त से एकल घरों का अनुपात कम नहीं हुआ है। उनका सुझाव है कि लंबी जीवन प्रत्याशा और शहरी जीवन के दबाव से संयुक्त जीवन में वृद्धि हो सकती है, जबकि विसारिया और विसारिया समान कारणों से अधिक एकल परिवारों की भविष्यवाणी करते हैं। शहरीकरण के कारण परिवार का एकलीकरण नहीं हुआ है। विकासवादी और यूरोकेंद्रित पूर्वाग्रह ने गूढ़ को निर्णायक सबूत के बिना यह दावा करने के लिए प्रेरित किया कि पिछले परिवार बड़े संयुक्त थे और भविष्यवाणी की थी कि वे पश्चिमी परिवारों की तरह बन जाएंगे। उबेरॉय ने गुडे के विश्लेषण पर विस्तार से चर्चा की। यह स्पष्ट है कि पितृसत्तात्मक हिंदू संयुक्त परिवार कई हिंदुओं के लिए एक आदर्श है,
लेकिन भौगोलिक गतिशीलता ने एकल परिवारों को ही नहीं बल्कि विभिन्न घरेलू रूपों को जन्म दिया है। शाह ने प्रवासियों की आवासीय व्यवस्था का वर्णन किया। शर्मा और वटुक ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की रणनीतियों पर चर्चा की, जहां परिवार का एक हिस्सा संयुक्त परिवार के मानदंडों को बनाए रखते हुए नौकरियों और शिक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों में जाता है। ये परिवार अपनी आर्थिक और सामाजिक पूंजी को अधिकतम करने के लिए दोहरे निवास पैटर्न का उपयोग करते हैं। कोहन, CSWI, शाह और कोलंडा के अनुसार निचली जाति के हिंदू अक्सर संयुक्त परिवार के मानदंड का पालन नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे इसे आदर्श नहीं मानते। कोहन बताते हैं कि सेनापुर के चमारों में संयुक्त परिवार क्यों अनुपस्थित है। निम्न जाति के परिवारों का पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। इसी तरह आदिवासी परिवारों पर भी और शोध की जरूरत है। हालांकि मुस्लिम परिवारों पर कुछ शोध हैं, लेकिन भारत में गैरहिंदू समुदायों में परिवारों पर सीमित डेटा है। क्रिया और प्रतिबिंब 9.3। अपने इलाके में निचली जाति के 5 और ऊंची जाति के 5 घर लीजिए। घरेलू संरचना का एक चार्ट बनाएं। इग्नू के BA समाजशास्त्र कार्यक्रम के ISO 12 की इकाई 6 का 6.4 देखें और पूछें कि क्या घर के सदस्यों के बीच अन्य संपार्श्विक के साथ संयुक्त संपत्ति, सहयोग और भावनाएं और संयुक्तता के अनुष्ठान बंधन हैं जो आपके चयनित में नहीं रह रहे हैं। गृहस्थी। अपने अध्ययन केंद्र में तुलनात्मक निष्कर्षों पर चर्चा करें। कार्रवाई और चिंतन 9.3। जातिगत आधार पर घरेलू संरचना और सामाजिक गतिशीलता का तुलनात्मक अध्ययन। परिचय। भारत की जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया है, जो आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक संबंधों तक हर चीज को प्रभावित करती है। समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनी सुधारों और नीतियों के बावजूद जाति सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक बनी हुई है। यह अध्ययन मेरे इलाके में 5 निचली जाति और 5 ऊंची जाति के घरों की घरेलू संरचना और सामाजिक संबंधों की जांच करता है। संयुक्त संपत्ति के स्वामित्व, सहयोग, भावनाओं और संयुक्तता के अनुष्ठान बंधनों की जांच करके इस अध्ययन का उद्देश्य यह उजागर करना है कि जाति दैनिक जीवन के इन पहलुओं को कैसे प्रभावित करती रहती है। क्रियाविधि। अध्ययन में 10 घरों के प्रतिनिधियों के साथ संरचित साक्षात्कार शामिल थे, 5 निचली जातियों से और 5 उच्च जातियों से। पारिवारिक संरचना, संयुक्त संपत्ति स्वामित्व, घर के भीतर और बाहर सहयोग और अनुष्ठानिक बंधनों पर डेटा एकत्र किया गया। फिर दोनों समूहों में पैटर्न और अंतर की पहचान करने के लिए इस डेटा का विश्लेषण किया गया। पारिवारिक संरचना। निचली जाति के परिवार। परिवार एक एकल परिवार जिसमें माता-पिता और 2 बच्चे होते हैं। घर B, दादा-दादी, माता-पिता और 3 बच्चों वाला संयुक्त परिवार। घरेलू C, एक एकल परिवार जिसमें 1 माँ और 2 बच्चे हैं। घरेलू D, एक संयुक्त परिवार जिसमें माता-पिता, 2 बेटे, उनकी पत्नियां और 4 पोते-पोतियां शामिल हैं। घरेलू E, एक बुजुर्ग दंपति, उनके 3 बेटे, उनकी पत्नियां और 6 पोते-पोतियों वाला एक विस्तृत परिवार। उच्च जाति के परिवार। घरेलू F, माता-पिता और 2 बच्चों वाला एकल परिवार। घरेलू G, दादा-दादी, माता-पिता और 3 बच्चों वाला एक संयुक्त परिवार। घरेलू H, एकल पिता और 1 बच्चे वाला एकल परिवार। परिवार I, एक संयुक्त परिवार जिसमें माता-पिता, उनके 3 बेटे, उनकी पत्नियां और 5 पोते-पोतियां शामिल हैं। घरेलू J, एक बुजुर्ग दंपति, उनकी 2 बेटियां, उनके दामाद और 5 पोते-पोतियों वाला एक विस्तृत परिवार। संयुक्त संपत्ति। निचली जाति के परिवार। घरेलू A, कोई संयुक्त संपत्ति नहीं।
परिवार के पास व्यक्तिगत रूप से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। परिवार बी परिवार द्वारा सामूहिक रूप से प्रबंधित कृषि भूमि का मालिक है। घरेलू सी कोई संयुक्त संपत्ति नहीं। माँ दैनिक मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करती है। घरेलू डी संयुक्त रूप से एक घर और कुछ कृषि भूमि का मालिक है। परिवार ई व्यापक कृषि भूमि और संयुक्त रूप से एक घर का मालिक है। उच्च जाति के परिवार। घरेलू एफ कोई संयुक्त संपत्ति नहीं। परिवार के पास व्यक्तिगत शहरी संपत्तियां हैं। घरेलू जी संयुक्त रूप से एक घर और एक वाणिज्यिक भवन का मालिक है। घरेलू एच कोई संयुक्त संपत्ति नहीं। पिता व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं। परिवार आय संयुक्त रूप से एक बड़े घर और कृषि भूमि का मालिक है। घरेलू जे संयुक्त रूप से कृषि भूमि और शहरी वाणिज्यिक स्थानों सहित कई संपत्तियों का मालिक है। सहयोग और भावनाएं। निचली जाति के परिवार। घरेलू ए विस्तारित परिवार के साथ सीमित सहयोग। आर्थिक संघर्षों के कारण संयुक्तता की भावनाएं कमजोर होती हैं। घरेलू बी कृषि गतिविधियों के लिए परिवार के भीतर मजबूत सहयोग। संयुक्तता की भावनाएं मौजूद हैं, लेकिन निकटतम रिश्तेदारों तक ही सीमित है। घरेलू सी एकल अभिभावक संरचना के कारण परिवार से अधिक बाहरी मदद पर निर्भर करता है। संयुक्तता की कमजोर भावनाएं। घरेलू डी परिवार के सदस्यों के बीच उच्च स्तर का सहयोग, विशेषकर खेती में। विस्तृत परिवार के साथ संयुक्तता की प्रबल भावनाएं। घरेलू ई विस्तृत परिवार के भीतर मजबूत सहयोग, विशेषकर कृषि और घरेलू कार्यों में। संयुक्तता और सामूहिक पहचान की उच्च भावनाएं। उच्च जाति के परिवार। घरेलू एफ त्योहारों और आपात स्थितियों के दौरान विस्तारित परिवार के साथ मध्यम सहयोग। संयुक्तता की मध्यम भावनाएं। घरेलू जी परिवार के भीतर मजबूत सहयोग, विशेषकर संयुक्त व्यवसाय के प्रबंधन में। संयुक्तता और पारिवारिक गौरव की प्रबल भावनाएं। घरेलू एच एकल अभिभावक संरचना के कारण सीमित सहयोग। रिश्तेदारों के साथ नियमित संपर्क के माध्यम से संयुक्तता की मध्यम भावनाएं बनी रहती हैं। घरेलू आय कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों में उच्च स्तर का सहयोग। पारिवारिक परंपराओं और रीति रिवाजों के माध्यम से एकजुटता की मजबूत भावनाएं प्रबल हुई। घरेलू जे संपत्तियों के प्रबंधन और सामाजिक कार्यों के दौरान मजबूत सहयोग। संयुक्तता और साझा पहचान की उच्च भावनाएं। संयुक्तता के अनुष्ठान बंधन। निचली जाति के परिवार। घरेलू ए सामुदायिक अनुष्ठानों में भाग लेता है, लेकिन मजबूत परिवाराधारित अनुष्ठान बंधन का अभाव है। घरेलू बी फसल उत्सवों और धार्मिक समारोहों के दौरान पारिवारिक अनुष्ठानों में संलग्न होता है। अनुष्ठान बंधन पारिवारिक एकता को सुदृढ़ करते हैं। घरेलू सी आर्थिक बाधाओं के कारण अनुष्ठानों में सीमित व्यस्तता। घरेलू डी परिवार और सामुदायिक अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी, जो परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। घरेलू ई अनुष्ठानों, विशेष रूप से कृषि और धार्मिक त्योहारों में मजबूत भागीदारी, संयुक्तता की भावना को बढ़ावा देना। उच्च जाति के परिवार। घरेलू एफ पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लेता है, खासकर प्रमुख त्योहारों के दौरान, जो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। घरेलू जी त्योहारों और धार्मिक अवसरों के दौरान विस्तृत पारिवारिक अनुष्ठानों में संलग्न रहता है। अनुष्ठान बंधन मजबूत है। घरेलू एच विस्तारित परिवार के साथ संबंध बनाए रखते हुए कभी-कभी अनुष्ठानों में भाग लेता है। घरेलू आय पारंपरिक रीतिरिवाजों में मजबूत जुड़ाव, पारिवारिक एकता और एकजुटता को मजबूत करना। घरेलू जे
धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अनुष्ठानों में सक्रिय भागीदारी, पारिवारिक बंधन और एकजुटता को बढ़ाना। तुलनात्मक निष्कर्ष। संयुक्त संपत्ति। अध्ययन से पता चलता है कि संयुक्त संपत्ति का स्वामित्व उच्च जाति के परिवारों में अधिक आम है। इसका श्रेय उनकी ऐतिहासिक रूप से बेहतर आर्थिक स्थिति को दिया जा सकता है, जिसने उन्हें पीढ़ियों तक संपत्ति जमा करने और बनाए रखने की अनुमति दी है। इसके विपरीत निचली जाति के परिवारों में अक्सर सीमित आर्थिक संसाधनों के साथ संयुक्त संपत्ति के स्वामित्व के कम उदाहरण होते हैं। हालांकि निचली जाति के जिन परिवारों के पास संपत्ति है, उनमें आम तौर पर कृषि भूमि होती है जिसे सामूहिक रूप से प्रबंधित किया जाता है, जो संसाधन उपयोग के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सहयोग और भावनाएं। निम्न और उच्च जाति दोनों के परिवारों में परिवारों के भीतर सहयोग मजबूत है, लेकिन इस सहयोग की प्रकृति भिन्न भिन्न है। निचली जाति के परिवार मुख्य रूप से खेती जैसी आर्थिक गतिविधियों में सहयोग करते हैं, जो आवश्यकता संचालित सहयोग को दर्शाता है। दूसरी ओर उच्च जाति के परिवार अक्सर आर्थिक और सामाजिक दोनों गतिविधियों में सहयोग करते हैं, जैसे व्यवसाय का प्रबंधन या सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन, जो सहयोग के व्यापक दायरे का संकेत देता है। संयुक्तता की भावनाएं आम तौर पर उच्च जाति के परिवारों में अधिक मजबूत होती हैं, संभवतः आर्थिक स्थिरता, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक एकता पर जोर देने वाली सांस्कृतिक प्रथाओं के संयोजन के कारण। निचली जाति के परिवारों में संयुक्तता के विभिन्न स्तर दिखाई देते हैं, जो अक्सर आर्थिक कठिनाइयों और विस्तारित पारिवारिक बंधनों को बनाए रखने के बजाय तत्काल अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से प्रभावित होते हैं। अनुष्ठान बंधन। उच्च जाति के घरों में संयुक्तता के अनुष्ठानिक बंधन काफी मजबूत होते हैं, जहां पारंपरिक प्रथाएं और रीति रिवाज पारिवारिक एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन परिवारों के पास अक्सर विस्तृत अनुष्ठान प्रथाओं का समर्थन करने के लिए संसाधन और सामाजिक संरचना होती है। निचली जाति के परिवार अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, लेकिन ये अक्सर आर्थिक बाधाओं से सीमित होते हैं और परिवार विशिष्ट अनुष्ठानों के बजाय समुदायाधारित अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि जहां संसाधन अनुमति देते हैं, निचली जाति के परिवार भी पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने के लिए अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं। अध्ययन केंद्र पर चर्चा। अध्ययन केंद्र में ये निष्कर्ष इस बात की गहरी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं कि जाति समकालीन भारत में सामाजिक गतिशीलता को कैसे आकार दे रही है। चर्चा लगातार बनी रहने वाली आर्थिक असमानताओं को उजागर कर सकती है, जो संपत्ति के स्वामित्व और सहयोग पैटर्न को प्रभावित करती है। यह भी पता लगा सकता है कि जातियों के बीच सांस्कृतिक प्रथाएं और संयुक्तता की भावनाएं कैसे भिन्न होती हैं, जो भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के बीच अंतर्संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। निष्कर्ष। यह अध्ययन भारत में घरेलू संरचना और सामाजिक संबंधों पर जाति के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करता है। जबकि निचली और ऊंची जाति के परिवारों के बीच आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रथाएं काफी भिन्न हैं, सहयोग और समुदाय की मूलभूत मानवीय आवश्यकता एक सामान्य सूत्र बनी हुई है। इन गतिशीलता को समझकर हम भारतीय समाज की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अधिक समावेशी नीतियों की दिशा में काम कर सकते हैं, जो सभी सामाजिक समूहों की जरूरतों को पूरा करती हैं। 9.7 पारिवारिक संरचना में परिवर्तन। भारतीय संयुक्त परिवार में आधुनिकीकरण थीसिस को लागू करने वाला शोध समय के साथ परिवार के आकार, संरचना और संरचना में बदलाव की जांच करता है। पटेल परिवार को एक ऐसे स्थान के रूप में देखते हैं जहां रिश्तेदारी और विवाह मानदंडों का अभ्यास किया जाता है। 20वीं सदी की अंतिम तिमाही में पारिवारिक परिवर्तनों पर अध्ययन कम है। सामाजिक और संरचनात्मक परिवर्तनों ने परिवार के आकार और संरचना को प्रभावित किया है।
1960 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर के बाद से नारीवादी विद्वानों द्वारा परिवार को संदेह की दृष्टि से देखा गया है। महिला श्रम शक्ति में भागीदारी में वृद्धि, लिंग को प्रभावित करने वाले कानून, व्यक्तिगत कानून, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और नई प्रजनन प्रौद्योगिकियों जैसे कारकों ने परिवारों को प्रभावित किया है। परिवार इन परिवर्तनों का सामना कैसे करते हैं, इसका अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है। पिछले 2 दशकों में प्रजनन दर में गिरावट और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि देखी गई है, जो पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। विदेशों में प्रवासन बढ़ गया है, जिससे परिवारों में खालीपन आ गया है। तलाक जैसे वैवाहिक विघटन बढ़ रहे हैं, साथ ही विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि ऊंची जातियों में भी, जहाँ एक बार यह प्रतिबंधित था। आज किसी महिला का अविवाहित रहना कोई असामान्य बात नहीं है। परिवार इन परिवर्तनों को कैसे संभालते हैं, इसका अभी तक समाजशास्त्र में गंभीरता से अध्ययन नहीं किया गया है। मातृसत्तात्मक समुदायों में क्या होता है? भारत में मातृसत्तात्मक समुदायों में परिवार, रिश्तेदारी और विवाह में बदलाव के लिए जैन और शारदामुनि देखें। भारत में पारिवारिक गठन पर अंतर्जातीय विवाह, अंतर्धार्मिक विवाह, आर्थिक उदारीकरण और धार्मिक रूपांतरण के प्रभाव का अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है। 9.8 परिवार पर परिप्रेक्ष्य। घर की अवधारणाओं और परिवार पर इसके महत्व का अध्ययन करने के बाद अब हम परिवार पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। एक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। 250 समाजों में परिवार के अध्ययन के आधार पर मर्डॉक ने निष्कर्ष निकाला कि एकल परिवार एक सार्वभौमिक संस्था और समाज के लिए एक आवश्यक समूह है। युद्ध के बाद की अवधि में समाजशास्त्री टैलकॉट पार्सन्स के सिद्धांत ने अमेरिकी समाज की उपप्रणाली के रूप में एकल परिवार के अलगाव, भेदभाव और विशेषज्ञता की भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि गिरती यौन नैतिकता और वैवाहिक विघटन अमेरिकी परिवार के टूटने का संकेत देते हैं। पार्सन्स के अनुसार परिवार सभी समाजों में समान रूप से 2 बुनियादी कार्य करता है: बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण और वयस्क व्यक्तित्व का स्थिरीकरण। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिक समाजों में व्यापक परिजन समूह द्वारा किए गए कार्यों को औपचारिक संस्थानों द्वारा ले लिया जाएगा और स्थिरता बनाए रखते हुए परमाणु परिवार के साथ साझा किया जाएगा। पार्सन्स ने अमेरिकी परिवार में पीढ़ीगत पदानुक्रम और श्रम विभाजन को कार्यात्मक के रूप में देखा और माना कि आदर्श मध्यवर्गीय अमेरिकी परमाणु परिवार विकासवादी प्रक्रिया में अंतिम स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि प्रकार्यवादी दृष्टिकोण पक्ष से बाहर हो गया है। श्वेत मध्यमवर्गीय अमेरिकी परिवारों को आदर्श और सार्वभौमिक मानने के लिए पार्सन्स की आलोचना की गई। मॉर्गन ने पार्सन्स के परिवार में कोई वर्ग, क्षेत्रीय या धार्मिक भिन्नता नहीं देखी। आलोचकों ने तर्क दिया कि परिवार में माता-पिता बच्चे का पदानुक्रम और लिंग भूमिकाएं हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं थी। पारिवारिक तनाव, संघर्ष और शोषणकारी संबंध मौजूद हैं। लीच ने पाया कि एकल परिवार एक दूसरे पर अत्यधिक भावनात्मक प्रभाव डालते हैं। 2 संघर्ष परिप्रेक्ष्य। राज्य, परिवार और निजी संपत्ति पर एंगेल्स का काम परिवार का पहला मार्क्सवादी विश्लेषण था। एंगेल्स ने कामुकता पर प्रतिबंध और महिलाओं के प्रजनन पर नियंत्रण को राज्य और निजी संपत्ति के उद्भव से जोड़ा। एक पत्नीक परिवार निर्विवाद पितृत्व और पारिवारिक विरासत के लिए पुरुष वर्चस्व पर आधारित था। 1960 और 1970 के दशक में दूसरी नारीवादी लहर के दौरान मार्क्सवादी अवधारणाओं ने परिवार की आलोचना की। महिलाओं को बिना भुगतान के प्रजनन और घरेलू स्थान से बंधे श्रम के उत्पादक के रूप में देखा जाता था। रोबोथॉम ने तर्क दिया कि प्रजनन पूंजीवाद के लिए एक छिपी हुई सब्सिडी और सर्वहारा वर्ग पर एक छिपे हुए कर के रूप में कार्य करता है। बच्चों के पालन पोषण ने श्रमिकों को मजदूरी बाजार में मोलभाव करने से हतोत्साहित किया।
महिलाओं के उत्पीड़न को उनकी शक्तिहीनता पर श्रमिकों के गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया। डेविड कॉपर ने तर्क दिया कि माता-पिता का अधिकार एक आज्ञाकारी श्रम शक्ति को पुनः उत्पन्न करता है। परिवार को पूंजीवाद की सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में देखा गया। नारीवादियों ने तर्क दिया कि प्रजनन महिलाओं पर अत्याचार करता है और महिलाओं की मुक्ति के लिए मातृत्व पर काबू पाना आवश्यक था। एवरिंघम ने महिलाओं की स्वायत्तता पर नारीवादी पदों में बदलाव का विश्लेषण किया। उत्पादन के घरेलू तरीके पर डेल्फी की थीसिस में तर्क दिया गया कि पूंजीवादी राज्य पारिवारिक विचारधारा के माध्यम से महिलाओं और परिवारों का शोषण करता है। भावुकता पूंजीवादी संबंधों की शोषणकारी प्रकृति पर पर्दा डाल देती है। 3. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। पारिवारिक अध्ययन परिवार पर घर को विशेषाधिकार देकर अधिक कठोर अंतरसांस्कृतिक अनुसंधान को सक्षम करके आगे बढ़ा है। जनगणना की लोकप्रियता के माध्यम से संख्यात्मक संरचना पर ध्यान आकर्षित किया गया, जबकि संबंध सिद्धांतों पर कम ध्यान दिया गया। हाल ही में परिवार के अन्य पहलुओं ने अकादमिक ध्यान आकर्षित किया है। पारिवारिक विचारधारा, विशेषकर संयुक्त परिवार पर शोध से दिलचस्प अध्ययन सामने आए हैं। परिवार में भावनाओं पर शोध को समर्थन मिल रहा है। शाह ने पारिवारिक सद्भाव के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा रखे गए मानदंडों और मूल्यों और एक दूसरे के प्रति उनके व्यवहार पर चर्चा की। प्रजनन के सिद्धांत भारतीय परिवारों में उम्र और लिंग के आधार पर अंतरशक्ति, अधिकारों और अधिकारों से संबंधित है। बीज और पृथ्वी का प्रजनन रूपक पुरुष को सक्रिय सिद्धांत और महिला को निष्क्रिय के रूप में देखता है। नेपाली माँ भ्रूण के अंगों के निर्माण में योगदान देती है, जबकि पिता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दुबे बच्चे की पहचान बनाने में माँ की भूमिका को स्वीकार करते हैं, क्योंकि माता-पिता दोनों की जाति बच्चे को जाति पदानुक्रम में रखती है। हाइपरगैमी और हाइपोगैमी प्रथाएं माता-पिता के योगदान और सपिंडा बहिर्विवाह के नियमों से जुड़ी हुई हैं। खासी जैसे मातृवंशीय समुदायों में प्रजनन योगदान की धारणा पितृवंशीय समाजों से भिन्न होती है। हम कैसे सोचते हैं, उसमें वंश सिद्धांत का विचार अलग अलग अधिकारों और चीजों में तब्दील होता है जो लोगों को परिवारों में अपने जीवन में मिलते हैं, चाहे वे अपनी माँ या पिता के पक्ष का पालन करते हों। डायसन और मूर और बसु ने देखा कि इसका बच्चे पैदा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। पटेल ने अध्ययन किया कि लोग विभिन्न चरणों में अपने जीवन पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। कुछ समुदायों में, जैसे कि गठबंधन सिद्धांत का पालन करने वाले समुदायों में, लिंग कैसे योगदान करते हैं, इस पर एक अलग दृष्टिकोण है। परिवार स्वयं को व्यक्तियों से अधिक एक समूह के रूप में देखते हैं। इससे यह प्रभावित होता है कि वे अपना दैनिक जीवन कैसे जीते हैं। ट्रेविक के अनुसार प्यार, तमिल में इसे अनपु कहा जाता है, सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। यह परिवारों के एक साथ काम करने का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन कभी-कभी स्नेह दिखाने के नियम होते हैं, खासकर दूसरों की तुलना में अपने बच्चों के प्रति। दुबे, चोडोरो और गिलिगन इस बारे में बात करते हैं कि लोग परिवारों में लड़का या लड़की बनना कैसे सीखते हैं। देखभाल के विचार के कारण महिलाएं अक्सर अधिक देखभाल वाला काम करने लगती हैं। कुछ लोग परिवारों की मदद के लिए बनाए गए सरकारी कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं। 1960 के दशक में लोगों को एहसास हुआ कि परिवार का मतलब सिर्फ प्यार और शादी नहीं है, इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नारीवादी अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में परिवारों को समझने के लिए इस्तेमाल किए गए विचार वास्तव में मायने रखते हैं। परिवारों को महज एक सुरक्षित जगह या टूटने वाली चीज के रूप में सोचने के बजाय हमें उनके भीतर होने वाले संघर्षों और समझौतों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम इकाई 11 में इस सहकारी संघर्ष परिप्रेक्ष्य के बारे में अधिक जानेंगे। निष्कर्ष। इस पाठ में आपने परिवारों के बारे में सीखा।
परिवार विशेष होते हैं क्योंकि वे निजी और सार्वजनिक दोनों होते हैं। दुनिया में लगभग सभी लोग एक ही परिवार से हैं, इसलिए यह समझने में आसान विषय लगता है, लेकिन इसकी व्यक्तिगत प्रकृति के कारण इस पर शोध करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी दार्शनिकों की हमेशा से परिवारों को समझने में रुचि रही है। आपने सीखा कि परिवार और घर का क्या अर्थ है और वे विवाह और रिश्तेदारी से कैसे संबंधित हैं। एक परिवार में आम तौर पर माता-पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं, जबकि एक घर वह होता है जहां एक परिवार रहता है। परिवार रिश्तेदारी पर आधारित होते हैं और आम तौर पर परिवार में सभी लोग एक ही घर में एक साथ रहते हैं। हमने बड़े संयुक्त परिवारों के बारे में थोड़ी बात की, जैसे कि रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों में वर्णित है। कई हिंदू इन संयुक्त परिवारों के विचार की प्रशंसा करते हैं, जहां माता-पिता और बच्चों के बीच सम्मान महत्वपूर्ण है। रामायण विशेष रूप से वैवाहिक संबंधों से अधिक पारिवारिक संबंधों पर जोर देता है। परिवार अलग-अलग हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे एकल हैं, सिर्फ माता-पिता और बच्चे, या संयुक्त एक साथ रहने वाला विस्तारित परिवार। भारत में परिवारों पर अनुसंधान ने विभिन्न दृष्टिकोणों से परिवारों को देखते हुए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। परिवारों पर अध्ययन पश्चिम और भारत दोनों में लगभग 3 दशकों से हो रहा है। हालांकि पश्चिम के विचारों को भारतीय पारिवारिक अध्ययन को प्रभावित करने में कुछ समय लगा, फिर भी पूर्वी और पश्चिमी परिवार प्रकारों के बीच एक बुनियादी अंतर है। लेकिन घरेलू समूह और परिवार का विकास चक्र जैसी अवधारणाओं ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में परिवारों के बारे में अधिक विस्तृत दृष्टिकोण लाने में मदद की है। आपने सीखा कि भारतीय समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव विज्ञानियों ने परिवारों और रिश्तेदारी के अध्ययन में कैसे योगदान दिया है। भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव में जाति के बाद पारिवारिक अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। धार्मिक और कानूनी ग्रंथों का प्रभाव संयुक्त परिवारों और उनके परिवर्तनों पर अध्ययन को प्रभावित करता रहा। एक सहायक उपकरण के रूप में घर के विचार ने परिवार के समाजशास्त्र को आदर्शों और वास्तविकता के बीच भ्रम से बचाया। इस इकाई ने घरेलू समूह के रूप में इसके विकास की व्याख्या करते हुए घर की अवधारणा का गहराई से विश्लेषण किया। समाज में विकास चक्र जनसांख्यिकीय कारकों, रिश्तेदारों के रहने के स्थान के मानदंडों और पारस्परिक संबंधों से प्रभावित होता है। संलयन और विखंडन की प्रक्रियाओं को समझाया गया। यह धारणा कि संयुक्त परिवार विकसित होते हैं इस विचार से आती है कि एकल परिवार औद्योगिक समाजों की खासियत हैं, जबकि संयुक्त परिवार सामंती एशियाई समाजों में देखे जाते हैं। अधिकांश अध्ययन पितृवंशीय परिवारों पर केंद्रित थे, लेकिन कुछ, जैसे कि केरल में नायर, ने मातृवंशीय परिवारों पर ध्यान दिया। दक्षिण भारत के संयुक्त परिवार, विशेषकर मातृसत्तात्मक नायरों के बीच, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित परिवारों से भिन्न थे। दक्षिण भारत में मातृवंशीय और पितृवंशीय दोनों परिवार उत्तर भारत के परिवारों से भिन्न थे। इस इकाई में परिवार की संरचना में बदलावों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें परिवार को एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां रिश्तेदारी और विवाह मानदंडों का अभ्यास किया जाता है। सामाजिक परिवर्तनों ने परिवार के आकार और संरचनाओं को प्रभावित किया है। आपने 1960 के दशक के नारीवादी आंदोलन के बाद परिवार के बारे में नारीवादी विद्वानों के संदेह के बारे में पढ़ा। अंत में इकाई ने विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों को रेखांकित किया: प्रकार्यवादी संघर्ष, परिवार पर नारीवादी विचारों सहित सांस्कृतिक और सहकारी संघर्ष। अगली इकाई में आप सहयोग और संघर्ष की इकाइयों के रूप में घरों के बारे में अधिक जानेंगे।